कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे? ये लेक्चर के बाद आप रास्ते में निकलेंगे और एक कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे? आप में से जो लोग, अगर आप चैट में या कमेंट में लिखिए क्या करेंगे, एक ही स्वर से बोलेंगे हम तो वैक्सीन उसी वक्त आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यही प्रचलित है ना, राइट? तो इसको समझते हैं, क्या ऐसा होगा क्या, या फिर वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे? तो इसका थोड़ा पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुत्ते के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या रेबीज वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इससे आपको वायरस की जो खेल है वो आपको समझ आएगा। क्या करना है ये भी समझ आएगा और क्या नहीं करना ये और अच्छी तरह समझ आएगा। क्या क्या गलतियां की थी और अभी ना करें, इट्स मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, ये समझ जाएंगे आप। तो कुत्ते ने आपको काटा, राइट? तो याद रखिए दो ही चीज हो सकते हैं, कुत्ते ने काटा आपके हाथ में, और कुत्ते के काटने, कुत्ते के मुंह के अंदर ये रेबीज का वायरस है जैसा आप देख रहे हैं, ये वायरस आपके चोट के इंजरी की वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, यही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वायरस कुत्ते के दांत में मुंह में था ही नहीं, तब वो काटने के बाद क्या वो वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा? अरे जब कुत्ते के बॉडी में नहीं है, उसके मुंह में नहीं है, तो हमारे बॉडी में कैसे जाएगा? मैं एक सवाल पूछता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे, आप चैट में लिख सकते हैं कि मान लो किसी भी तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि कुत्ते ने आपको काटा लेकिन कुत्ते के बॉडी में या उसके मुंह में कोई वायरस नहीं था, रेबीज नहीं था, क्या अब वैक्सीन लेने की कोई जरूरत है रेबीज की? द आंसर इज नो। क्योंकि कुत्ते से आपके बॉडी में, इसके बॉडी में नहीं था रेबीज तो आपके बॉडी में नहीं गया, तो रेबीज को प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। 90% टाइम ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 या उससे भी कम कुत्तों के मुंह में रेबीज का वायरस होगा, सब में नहीं होगा। लेकिन किस में होगा किस में नहीं होगा ये नहीं समझ सकते हम, लेकिन ये पक्का है कि अगर 100 लोगों को कुत्ते ने काटा तो 90 लोगों वैसे ही जिंदा रहने वाले, बिकॉज रेबीज था ही नहीं उस कुत्ते में। अधिकतर कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस होता ही नहीं है, उनके बॉडी में होता ही नहीं है, यानी कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पता चल जाए क्लियरली, कैसे पता चलेगा उस पर हम आते हैं, लेकिन अगर ये क्लियरली पता चल जाए कि भाई कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस नहीं था, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है आपके बॉडी में आया नहीं। जब ये वायरस आपके बॉडी में गया ही नहीं तो इससे प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि इसमें आप सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे एक राय में कि हाँ फिर तो वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब सिनेरियो दूसरा ले लेते हैं। सेकेंड सिनेरियो इज कि वो जो 10% कुत्ते हैं जिनके बॉडी में रेबीज का वायरस है, उसने आपको काट लिया, अब क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे कि हाँ अब तो रेबीज से बचने के लिए कुछ तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जैसे वैक्सीन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में तर्क होगा। अब इसको जरा समझ लेते हैं, वैक्सीन और इंजेक्शन को। ये वैक्सीन है जो कुत्ते काटने के बाद लगाया जाता है, मान लेते हैं सिंबॉलिक। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन कोई दवा नहीं होती है, वैक्सीन दवा नहीं है। इस वैक्सीन के अंदर क्या है यह समझना पड़ेगा। कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाते हैं इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर यही रेबीज वायरस का छोटा सा टुकड़ा होता है। मतलब यह कि इसके माध्यम से भी आपके बॉडी में रेबीज ही पहुंचाया जा रहा है। कुत्ते ने आपके बॉडी में रेबीज पहुंचा दिया, अब डॉक्टर बोल रहे हैं मैं भी रेबीज पहुंचाऊंगा। यह मामला है। क्यों रेबीज पहुंचाएंगे वैक्सीन से? क्योंकि जब रेबीज के कीटाणु बॉडी में पहुंच जाएंगे, कुत्ते के काटने के बाद भी पहुंचे, ऊपर से डॉक्टर ने भी 2-4 घंटे बाद जब डॉक्टर पास पहुंचे आप, उसने भी एक रेबीज का ये इंजेक्शन लगाया कि इसके माध्यम से भी वही वाला वायरस बॉडी में पहुंच गया, लेकिन थोड़े छोटे अंश में। क्यों पहुंचाया जाएगा? कारण बड़ा सिंपल है कि जब बॉडी में कोई भी तरह का वायरस जाता है या उसका प्रोटीन जाता है तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करती है, एक ढाल तैयार करती है। लेकिन ढाल बॉडी तभी तैयार करती है जब बॉडी को क्लियर हो जाए कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो वो एंटीबॉडी तैयार करती है। तो अभी मान लो मुझे कुत्ते ने काटा नहीं, लेकिन मैं ये इंजेक्शन ले लेता हूं, तो बॉडी सोचेगी कि वायरस आ गया, जो कि सच बात है, इसके अंदर भी डेड वायरस ही है, और मेरी बॉडी ढाल बना लेगी एक। अब अगर फ्यूचर में यही वाला जो कीटाणु मुझे काटेगा तो मेरा ढाल पहले से तैयार है।
लेकिन बॉडी जो ढाल है वो थोड़े दिन के लिए ही रहेगी बॉडी में, फिर बॉडी इस ढाल को खत्म कर देगा। तो ये समझना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये है कि जब कुत्ते ने आपको काटा तो और वायरस बॉडी में गया, तो दोबारा से वैक्सीन के माध्यम से एक और वायरस लाने से कोई एडवांटेज है क्या? द आंसर इज नो, कोई एडवांटेज नहीं है। इस बात को समझने के लिए आज के हालात से समझते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तो इंडिया ने ढाल के रूप में एंटी मिसाइल गन छोड़ के उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो समझिए कि एक इंसान को आपने बिठा दिया कि भाई जब भी पाकिस्तान मिसाइल छोड़ेगा आप भी एक छोटा सा मिसाइल हमारी तरफ छोड़ देना, ताकि हम उनके खिलाफ या आपके खिलाफ भी उस मिसाइल के खिलाफ एंटी मिसाइल गन ऑन कर पाए। क्या इससे कोई भी एडवांटेज होगा? इससे कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तब आपने एंटी मिसाइल गन उसी वक्त छोड़ना है। उसके बाद कोई आपको बोलेगा तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि तब तक या तो आपने छोड़ दिया या छोड़ा ही नहीं, जो होना था हो गया। ठीक उसी तरह से जब इस कुत्ते ने मिसाइल आपके बॉडी में छोड़ा तो आपका बॉडी एंटी मिसाइल गन यानी कि एंटीबॉडी बनाने पे लग गई है। अब डॉक्टर के बताए हुए एक और छोटा सा मिसाइल बॉडी में दागेंगे तो उससे कोई नया एडवांटेज तो होगा ही नहीं। लेकिन क्या पता कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस था ही नहीं, फिर भी डॉक्टर ने एक वायरस आपके बॉडी में भेज दिया और अब आपका बॉडी इस वायरस से लड़ रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसको आप ऐसे जोड़िए कि पाकिस्तान ने मिसाइल तो दागा ही नहीं, लेकिन भारत में जो आपने एक आदमी को अलर्ट करने के लिए बोला था आप छोटा सा मिसाइल दाग देना, उसे लगा क्या पता दागा नहीं, उसने यूं ही मिसाइल चलाना शुरू कर दिया आपको अलर्ट करने के लिए। तो खलबली मच जाएगी, बिना मतलब के कंफ्यूजन होगा, बिना मतलब की गड़बड़ होगी। तो समझना यह होगा कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन। इसके अंदर भी यही वाला वायरस है, उसका छोटा रूप, और इस उम्मीद से भेजा जाता है कि बॉडी उसको उसका एंटीबॉडी बना दे। ये तो हुई एक पार्ट। अब आता है इसलिए वैक्सीन कुत्ते का काटने, मैं ये नहीं बोल रहा कि वायरस ये खतरनाक नहीं है, रेबीज के वायरस से मर सकता है इंसान। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। कैसे पता चलेगा काम की है या नहीं है? मैं बोल रहा हूं काम की नहीं है, डॉक्टर बोलेगा काम की है, चैट जीपीटी बोलेगा काम का है, गूगल बोलेगा काम का है, मैं बोल रहा हूं काम का नहीं है। किसकी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे या उन सबकी बात मानेंगे? यहां नियम यह होना चाहिए, अगर कोर्ट में मैं पहुंच जाऊं, चैट जीपीटी पहुंच जाए, गूगल पहुंच जाए, डॉक्टर पहुंच जाए, सारे लोग बोले, मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता है, बाकी लोग बोले काम करता है, कोर्ट किसकी बात मानेगी? कोर्ट एक ही बात बोलेगी, जो सबूत दिखा देगा हम उसकी बात मानेंगे। समझते हैं इस बात को? कोर्ट सबूत देखती है, ये नहीं देखती कि भीड़ क्या बोल रही है, ये देखते हैं कि सबूत कौन दे रहा है। तो अगर आप इस कोर्ट के जिस तरह से काम करते हैं इसको मानते हैं तो आप सबूत को मानेंगे। तो सबूत आप निकालिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसे हम सबूत बोल सकते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये होता है कि 100 लोगों को कुत्ते ने काटा, एक ही कुत्ते ने काटा, और 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और 50 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर देखते हैं कि इनमें से जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें से कितनों की मौत हुई या नहीं हुई, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनमें से कितने की मौत हुई नहीं हुई। अगर वैक्सीन वालों में से ज्यादा लोग बचा लिए गए तो कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन सेव्स लाइफ। दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसके आधार पे, जो कि बेसिस होता है मेडिकल साइंस का। अब क्या कुत्ते के वैक्सीन के ऊपर कभी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है? द आंसर इज नो। पूरे दुनिया में कुत्ते के ऊपर कभी भी कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ। तो क्या आधार है यह बताने का कि यह वैक्सीन काम करती है? आधार वही है कि भाई लोग बोल रहे हैं, एक के बाद एक लोग बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही छपता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिए, कौन क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं जब तक कि सबूत नहीं हो। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे, क्यों नहीं हम रैंडमाइज ट्रायल आप कर सकते हैं कि 100 लोगों को काटा, राइट, यहां भी मेरे ख्याल से 100 लोग हैं,
एक कुत्ता को कमरे में घुसा दो, सभी को काटता चला जाएगा, और 50 लोगों को वैक्सीन दे दिया, 50 लोगों को नहीं दिया, फिर देखते हैं कितने लोग जिंदा रहते हैं दोनों ग्रुप में। तो जवाब आएगा ये एथिकल नहीं है। एथिकल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जानते हुए कि वैक्सीन बचा लेगा, फिर भी हम वैक्सीन नहीं लगा रहे उन 50 लोगों को। लेकिन ये जाना ही कब, उसका एविडेंस क्या है? अच्छा, इंसान पे नहीं कर सकते, जानवरों पे तो कर सकते हैं। जानवरों के ऊपर ये जो रेबीज का वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, चूहों के ऊपर 100 चूहे, 100 के 100 चूहे को रेबीज डाल दिया, और उनमें से आधों को रेबीज की वैक्सीन लगा दी और आधों को नहीं लगाया। अब देखा गया कि क्या जिनको वैक्सीन लगाया उनमें ज्यादा चूहे जिंदा रहे? द आंसर इज नो। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से कंक्लूजन आया कि वैक्सीन लगाने से रेबीज में कोई भी बचाव नहीं होता है। तो एनिमल ट्रायल मॉडल तो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर आपको देखना है तो इस लिंक में विश्वरूप.com/10th में जाके इसी वक्त आप देख सकते हैं। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सबूत है कि वैक्सीन काम नहीं करती है, राइट। लेकिन डॉक्टर एक और आपको झांसा देने की बात करेंगे कि नहीं, अकेले हम वैक्सीन नहीं देते, साथ में हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, एक तरह का एंटीबॉडी। इसको जरा समझते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है जो वैक्सीन के साथ दिया जाता है। ये क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ ऐसी बातें समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुत्ता आपको काटे ना काटे, कई सारी बीमारियों में आप डिसीजन मेकिंग की स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास न करके सत्य क्या है, साइंस क्या है, वो आपको जानकारी हो जाएगी। इसीलिए मैं एक उदाहरण को थोड़ा इलॉबरेटली लेना चाह रहा हूं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी का वही वाला ढाल है जो ढाल बॉडी बनाता है एंटीबॉडी, इसे एंटीबॉडी बोलते हैं। जब भी कोई वायरस बॉडी में अटैक करता है, जब भी किसी तरह का वायरस अटैक करता है, बॉडी एक ढाल बनाता है, उसको मारने के लिए अपना औजार, अपना हथियार बनाता है। उस हथियार का नाम है एंटीबॉडी। लेकिन अलग अलग तरह के वायरस के लिए बॉडी को अलग अलग हथियार बनाने पड़ते हैं। एक जैसा हथियार काम नहीं आएगा, और हथियार भी थोड़े समय के लिए बॉडी में रहता है, फिर बॉडी उसे गायब कर देता है, इसलिए नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। इस बात को समझना होगा। जैसे मान लो आपके घर में मच्छर बहुत सारे हैं, तो आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट मच्छरदानी लगा लेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, तो मच्छर से आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके ऊपर गोलियों से अटैक किया गया या अटैक होने वाला है, क्या वो मच्छरदानी काम आएगी? डेफिनेटली नॉट। अब आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट बुलेट प्रूफ पहन लेंगे, उससे बचाव हो सकता है। अब मान लीजिए आपको पहले से अंदेशा है कि बम गिर रहे हैं, आपके ऊपर गिर सकता है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है, क्या वो बुलेट प्रूफ काम आएगा? अब वो ढाल काम नहीं आएगा, ये एंटीबॉडी काम नहीं आएगा। अब कौन सा ढाल चाहिए? आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बंकर के अंदर छुप जाएंगे। तो मैं इस बात में ये बताना चाह रहा हूं कि ढाल जो है, जो प्रोटेक्शन है, वो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग होगा। जिस तरह से मच्छर से बचने के लिए जो ढाल आपका है, वही वाला ढाल बॉम्ब से बचने के लिए नहीं हो सकता। ये बात अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम जरा समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ सेविंग है। सेविंग आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझाऊंगा, और उसके एविडेंस में जो साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में इसमें डाली दिया, वो भी आप देख लीजिए। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे आम है मेरे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे वेराइटी के आम हैं। ये सिंतूरी आम है, ये दशहरी आम है, नीचे वो लंगड़ा आम भी रखा हुआ है, अलग अलग तरह के आम है, सफेदा भी रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये दशहरी आम की गुठली से क्या सिंदूरी आम का पेड़ लग जाएगा? भाई दोनों ही तो आम है, भाई दोनों ही आम है। तो क्या पता इसकी गुठली मैं लूं, इसको यूज करूं और आ जाए पेड़ दूसरा कोई। तो आप बोले आम ही तो है, दिखने में भले ही सारे आम है, इन सबका नाम भले ही आम है, लेकिन एक कि बीज से दूसरा पेड़ नहीं आ सकता, यही सत्य है। ठीक उसी प्रकार आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो रेबीज है वायरस, इसमें भी हजारों वैरायटी है, जैसे आम के हजारों वैरायटी हैं। और हर वैरायटी का जो
ढाल एंटीबॉडी है वो अलग 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 हैं। जिस तरह से हर वैरायटी का बीज अलग अलग है, वो आपस में एक दूसरे से कुछ मैच नहीं करते हैं, राइट। तो जब ये कुत्ता ए और कुत्ता बी दोनों ही आपकी गली में है, दोनों के मुंह के अंदर जो रेबीज का वायरस होगा, एक के अंदर सिंदूरी वाला रेबीज का वायरस होगा, दूसरे में हो सकता है कि सफेदा आम वाला रेबीज का वायरस, मतलब दोनों के बोलने को दोनों रेबीज ही हैं, बट वो दोनों के दोनों अलग हैं। अब ये जो वैक्सीन है या फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसे ढाल बोल रहे हैं, वो ढाल जब बना तो कौन सा एंटीबॉडी बना, कौन से वाले आम के लिए, यानी कि कौन से वाले रेबीज के, कौन से वाले वायरस के लिए बना, ये किसी को नहीं पता। वो तो बन के बाहर से आता है, बना भी पहले 2-3 साल पहले होता है, राइट। जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है वो बन के हॉस्पिटल में स्टोर रहता है फ्रीजिंग पॉइंट में, और वो 2 साल तक स्टोर रहता है, फिर एक्सपायर होता है। यहां ये समझना होगा, आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो वायरस की दुनिया है, ये वायरस की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत पुरानी है। इंसानियत, जानवर के आने से करोड़ों साल पहले से वायरस इस दुनिया में आए थे, और शायद हमारे जाने के बाद भी करोड़ों साल तक जीवित रहने वाले हैं। ये कभी एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट मतलब कि दुश्मन हमें अटैक करे, दुश्मन के पास जो हथियार है हमें अटैक करने का, वो हथियार हमारे ऊपर काम ही ना करे, उस तरह से अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसको मैं समझाता हूं आपको सिंपल भाषा में, इसे म्यूटेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने एक भालू आ रहा है आपको हमला करने के लिए, तो भालू से लड़ने के लिए, बचने के लिए, मारने के लिए आप हथियार क्या, बंदूक से एम करेंगे, सामने आते मैं गोली उड़ा दूंगा। लेकिन जब तक वो सामने आया, वो भालू समझ गया कि इसके पास बंदूक है, तो बंदूक से मैं मर जाऊंगा, तो भालू म्यूटेट होके मच्छर बन गया। जिस बंदूक से आप भालू को अटैक कर सकते थे, मार सकते थे, क्या वही बंदूक से मच्छर को मार सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो म्यूटेट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि अब मच्छर मेरा दुश्मनों से मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए जो हथियार है वो है रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट हमारे घर में है। इलेक्ट्रिक रैकेट से आप उसको एम करेंगे, ये मार दूंगा मैं। और जब तक आप इलेक्ट्रिक रैकेट से एम करते हो, वो मच्छर म्यूटेट होकर हाथी बन जाता है। अब वही वाला मच्छर के लिए आप रैकेट काम कर रहा था, लेकिन हाथी के लिए सेम हथियार काम नहीं करेगा। अब इसको जोड़िए वायरस की दुनिया से, ये जो रेबीज वायरस है, या कोरोना वायरस है, या इन्फ्लुएंजा वायरस है, या हेपेटाइटिस वायरस है, ये सारे वायरस उस भालू की तरह लगातार म्यूटेट होते रहते हैं, हर साल म्यूटेट होते रहते हैं, हर महीने म्यूटेट होते रहते हैं। तो जब वो इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहा था, तब ये वायरस भालू की तरह था, लेकिन बन के जब तक हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक ये वायरस मच्छर की तरह बन गया। तो ना तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन काम करेगी, ना तो ये वायरस वैक्सीन काम करेगी। हाँ, इससे व्यापार जरूर हो सकता है। अब इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं, आज भारत में, आप थोड़ा इंटरनेट में सर्च कीजिए, अखबारों में अक्सर रिपोर्ट आती है, अभी भी आई है, कि छोटे छोटे बच्चों को कुत्तों ने काटा, उसी वक्त वैक्सीन दिया, फिर आगे न्यूज आती है वैक्सीन देने के बावजूद भी बच्चे की मौत। रिपोर्ट ये होनी चाहिए वैक्सीन देने की वजह से ही बच्चों में मौत, क्योंकि जब कुत्ता काटेगा तो 10% चांस है कि वायरस बॉडी में जाएगा, 90% चांस है कि वायरस था ही नहीं। लेकिन आपने वैक्सीन जब दिया, अब 100% चांस हो कि बॉडी में वायरस है, लेकिन वो वायरस कुत्ते वाला नहीं है, वो वायरस इस इंजेक्शन वाला है। इंजेक्शन के अंदर भी वही वाला वायरस है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां पे सवाल ये आता है, तो करें क्या? मान लो आप में से ही जो सामने मेरे खड़े हैं, सारे चैनल्स के हमारे साथी, अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप ही को कुत्ता काट ले, तो अब क्या करें? क्योंकि आप तो ये मेरा ये एक्सप्लेनेशन देख के आप तो दुविधा में पड़ जाएंगे कि भाई अब मैं वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं। पहले तो वही निश्चिंत थे, काटेगा तो वैक्सीन लगा लूंगा, और होना ये था कि अगर आपकी फिर भी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर बोलेगा कि आप लेट लाए थे, कोई ना कोई बहाना मार देगा। और कहीं आप बच जाते हैं वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, डॉक्टर बोलेगा वैक्सीन की वजह से ही बच गए। उनके पास तो दोनों आंसर तैयार हैं, अगर आप बच गए तो भी एक आंसर तैयार है, और अगर कहीं मर गए तो भी एक आंसर तैयार है। तो आप जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, हमारे ऑफिस से बाहर जाएंगे तो एक तो देखिए आसपास कुत्ता ना हो, और कुत्ता हो और अगर वो
खा नहीं ले आपको काटेगा, तो सबसे बढ़िया जगह काटने की जिसमें मृत्यु होने के चांस सबसे कम है वो है पैर। और सबसे खराब जगह जहां काटने से मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि मृत्यु वैसे नहीं होगी अगर उसके मुंह में वायरस होगा, तो वो है सिर के जितने करीब होगा उतने आपकी मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा है, अगर तो वायरस है तो, रेबीज वायरस है तो जब भी आपको जब पता चल गया अब तो कुत्ता काटने ही वाला है, तो कम से कम अपना पैर आगे बढ़ा दीजिए, ले यार यहीं काट ले, लेकिन मेरे ऊपर वाले हिस्से में मत काटना, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए काट ही लेता है, पैर में ही काट लेता है, या हाथ में काट लेता है, गले में काट लेता है, अब क्या करें? व्हाट नेक्स्ट? अब दो काम एक साथ करने हैं। स्टेप 1, ये ध्यान से सुनिए, जो मैं बताते जा रहा हूं उसके एविडेंस इसमें है, एक भी बात मनगढ़ंत नहीं है। हाँ, मैंने कहानी के माध्यम से बता रहा हूं वो अलग बात है, बट एविडेंस इज हियर। मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए आप मेरे ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, वैसे भी यहाँ 2-4 कुत्ते रोज घूमते रहते हैं, राइट? तो वो आया, आपके पैर में काट लिया। अब 2 स्टेप एक साथ करने हैं। स्टेप 1, ये 2 पार्ट में, पहला, हो सके तो उस कुत्ते को बांध के रखना है। अगर वो कुत्ता काटने के 7 दिन तक जिंदा है, 7 दिन की बियॉन्ड भी, तो चिंता मत कीजिए, आप भी जिंदा रहेंगे। नॉर्मली कुत्ते के अगर वायरस एक्टिव है, रेबीज, तो 7 दिन ही उसकी आयु होती है ना? तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आराम से नींद आएगी, अरे अभी भी जिंदा है, 7वां दिन हो गया, तो आप भी जिंदा रहने वाले हैं। चलो, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, मतलब स्टेप 1, उसी वक्त जहां पे कुत्ते ने काटा वहीं उसको फटाफट धो लीजिए, जितना हो सकता है वो इंजरी को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये वैक्सीन का खेल नहीं आया था, तब भी कुत्ते थे, तब भी इंसान को काटते थे, तब इंसान पूरी दुनिया में क्या करते थे? इस पे मैंने खोज की, और खोज करने के बाद एक जर्नल का नाम बताता हूं, इंडियन मेडिकल गैजेट, 1 अक्टूबर 1866, इस दिन का रिपोर्ट, इसमें वो गैजेट का पूरा आपको लेख मिल जाएगा, वो रिसर्च पेपर इसमें मिल जाएगा विश्वरूप.com/10 में। उसमें मैंने पढ़ा कि तब क्या करते थे, जिससे कुत्ते के काटने के बावजूद भी कोई नहीं मरता था। तब डॉक्टर्स ये करते थे, स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, कुत्ते को बांध के रखना या कुत्ते भी निगरानी रखना, वो तो चलता ही रहेगा, और साथ में वॉश करना जहां पे कुत्ते ने काटा अच्छी तरह से। स्टेप 2, 10 मिनट के लिए इसे बोला जाता था टर्किश बाथ, कहीं इसका नाम था किसी देश, किसी दुनिया कोने में हमाम, कहीं बोला जाता था वेपर बाथ। 10 मिनट्स ऑफ टर्किश बाथ और हमाम और वेपर बाथ, अलग अलग दुनिया के कोने में इसी एक चीज का, इस मेथड का 3-4 नाम थे। या फिर जैसे आज बोला जाता है आजकल, स्टीम बाथ। 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए स्टीम बाथ करना है, जितनी जल्दी हो सके काटने के बाद। स्टीम बाथ कहां करेंगे? हमारे आसपास देश में हर बड़े होटल में स्टीम बाथ की फैसिलिटी होती है, मसाज पार्लर में होता है, पंचकर्मा थेरेपी सेंटर में होता है, नेचुरोपैथी सेंटर में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, बहुत लोगों के घर पे भी होता है। तो स्टीम बाथ करना है 10 मिनट्स, 7 दिन तक, रोज कम से कम 10 मिनट स्टीम बाथ। जब ये स्टीम बाथ करते हैं तो हमारे पोर्ट्स खुलते हैं और वो न्यूट्रलाइज करता है, और जिससे इंसान को वायरस का फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी जिंदा रहता है। और साथ में इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए द काइंड ऑफ डाइट, DIP डाइट, जो मैं आपको बताता भी आया हूँ, उसी का एक वर्जन, इट इज कॉल्ड सर्केडियन DIP डाइट। बेसिकली आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब आपके बॉडी में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल की मात्रा बढ़ जाती है करीब 70%, जैसा कि हम सर्केडियन DIP डाइट, इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इमीडिएटली बूस्ट हो जाती है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देना, ताकि इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने में लग जाए, और साथ में उसको एक्टिवेट करने के लिए वेपर बाथ, स्टीम बाथ, टर्किश बाथ, हमाम या स्टीम, यही सारे नाम है इसके, होता है वो स्टीम बाथ ही है। वो 10 मिनट लेना। जब स्टीम बाथ लेंगे, ह्यूमिड हॉट एयर जब बॉडी में पड़ेगा, ह्यूमिड हॉट एयर, याद रखिए, आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएटली ट्रिगर करता है। हॉट हीट आपके इम्यूनिटी को एकदम से तेज कर देगा, राइट? तो एकदम से जो इम्यूनिटी तेज होगी,
तो एंटीबॉडी भी वो तेजी से बनाएगी, राइट। तो ये जो है ये बड़ा ही आसान तरीका है, और ये आसान तरीका कोई नुस्खा नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में है, पूरे दुनिया यूज करती थी, 1866 की रिपोर्ट है। लेकिन जब वैक्सीन का काम खेल चालू हुआ तब इस तरह का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑथेंटिकेटेड जो मेथड्स थे उसको लिटरेचर से हटा दिया गया, दबा दिया गया। वो तो हमारा काम है R&D करना, रिसर्च करना, तो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाते हैं, लेकिन ये हम अपने हॉस्पिटल में भी कराते हैं। इसका एक वर्जन हॉट वाटर इमर्शन, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, राइट, कि किस तरह से हॉट वाटर इमर्शन अपने हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल में कराते हैं, वो भी मैं आगे आपको जिक्र करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर कंक्लूड करता हूँ इसमें, तो एक बात याद रखिए, कभी अगर कोई कुत्ता काटता है और उसमें वायरस होता है रेबीज वाला, तो आपके बॉडी में भी जा सकता है, लेकिन हमारी बॉडी सक्षम होती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं बॉडी सक्षम नहीं होती, तो ये इसके अंदर ये मेरे इस लिंक में रिसर्च पेपर दिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में आज भी ऐसे जगह हैं जहां पे सड़कें भी नहीं पहुंची है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है, जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, जैसे अमेज़न के जंगलें होती हैं, जहां पे तो वहां जाहिर सी बात है इंजेक्शन भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहां पे भी कुत्ते तो हैं ही और काटते भी होंगे। और ये देखा गया है वहां पे जब रिसर्च किया गया कि लोग उसके बाद मरते नहीं हैं, और उनके बॉडी में रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाया गया, जिससे ये क्लियर होता है कि हाँ रेबीज की वायरस बॉडी में गया होगा, तभी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया होगा, और आज भी वो जिंदा है। तो वो रिसर्च पेपर भी मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ इस एक भाग को, कि ऐसा नहीं कि रेबीज के काटने के आने से बॉडी में कोई खतरा नहीं, खतरा है, इंसान मरते भी हैं, लेकिन मरना जरूरी नहीं है, और ठीक होने का रास्ता ये नहीं है वैक्सीन। और ठीक कैसे होंगे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, एविडेंस इज हियर। तो यहाँ पहला इस हमारे इस कॉन्फ्रेंस का तो पहला जो सीख है वो ये कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। अगर आप डॉक्टर BRC क्लिनिक या फिर डॉक्टर BRC हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।